चलो बेटा देखो, लास्ट क्लास में हमने पीजीपी लेक्चर 1 कंप्लीट किया था। आज हमारा पीजीपी का लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट। हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ असेट। हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ असेट। बेटा असेट का कॉस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, एक्चुअल कॉस्ट जो है असेट का वो लो। सबसे पहले आप क्या लोगे, एक्चुअल कॉस्ट जो है असेट का वो लीजिए। उसमें ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप ऐड कर दीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे ट्रायल रन कॉस्ट। ट्रायल रन कॉस्ट जो है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमने कोई टैक्स या फिर ड्यूटी पे करके आया है, बट याद रखिएगा आईटीसी नॉट क्लेम्ड होना चाहिए। आईटीसी नॉट क्लेम्ड, टैक्स और ड्यूटी पे करके आया है तो आप उसको ऐड कर दीजिए। फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट। ऐड करेंगे क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ तक, ओनली अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। इसको ऐड कर देना है और लेस करना है सब्सिडी या ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। एक्विजिशन ऑफ असेट, इसको क्या कर देना है बेटा, लेस। तो अब जो आपका निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। देखो मैंने क्या बोला कि आपको एसेट का कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपके क्वेश्चन में जो भी एक्चुअल कॉस्ट एसेट का दे रखा है वो ले लीजिएगा। उसमें ऐड कर देना है आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो भी खर्चा हुआ इंस्टॉल करने का वो ऐड कर दीजिए। एसेट को लाने का जो खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन वो ऐड कर दीजिए। ट्रायल रन कॉस्ट यानी एसेट के ट्रायल रन में जो कॉस्ट लगा वो ऐड कर दीजिए। टैक्सेस और ड्यूटी, फॉर एग्जांपल आपने एसेट को आउटसाइड इंडिया से लाया है तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा, ठीक है, जीएसटी पे किया होगा। अगर उस ड्यूटी का आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया, बताया था कल ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, आईटीसी होता है कि हमें ड्यूटी वापस मिल जाता है, अगर वो क्लेम नहीं किया है तो उसको ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट, अगर आपने लोन पे लेके कोई एसेट खरीदा है तो जब तक एसेट को यूज में नहीं लाते हो तब तक का इंटरेस्ट ऐड करना। जब तक एसेट को यूज में नहीं लाते हो तब तक का इंटरेस्ट आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और लेस कर देना है सब्सिडरी और ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आपका कोई सब्सिडरी है या ग्रांट मिल रहा है किससे, गवर्नमेंट से, तो वो क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। अब जो आपका अमाउंट निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। तो आपको एग्जाम में जब भी एक्चुअल कॉस्ट निकालना हो तो ये सारे डाटा अगर आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं तो इन सारे चीजों का एडजस्टमेंट करके ही आप असेट का क्या निकालना, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। याद रहेगा एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना है। क्या बोल रहा हूं, ट्रायल ट्रायल रन कॉस्ट, मतलब एसेट को जब हम डेमो के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर है, याद रहेगा कैसे निकालना है कॉस्ट ऑफ एसेट। चलो अब हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था,
हाउ टू फाइंड आउट द क्लोजिंग WDV सीखा था। आज उसके ऊपर बेटा पूरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में हमने SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सीख लिया था। SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या किया था, हमने सीख लिया था, जिसमें हमने बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन की बात हमने की थी। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, सेल प्राइस कम है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और अगर सेल प्राइस ज्यादा है ओरिजिनल कॉस्ट से कम तो बैलेंसिंग चार्ज। सेल प्राइस कम ओरिजिनल कॉस्ट से कम तो क्या कहलाएगा, वो बैलेंसिंग चार्ज। यहां तक हमने कंप्लीट किया था। अभी हम पढ़ेंगे बेटा WDV का हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, WDV का हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हो गया सबका। चलिए रफ करो, हो गया सबका। चलो सोमेश, चलो अब बेटा एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम WDV का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। देखना, पहले एक एग्जांपल लिखो। मान लो एक कंपनी है बेटा XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है, ठीक है। उसके पास 5 असेट ऑलरेडी ब्लॉक में है, 5 असेट ऑलरेडी ब्लॉक में है, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 10%। 5 असेट ऑलरेडी ब्लॉक में है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। ध्यान से मान लो कंपनी का ओपनिंग WDV, कंपनी का ओपनिंग WDV उन 5 असेट का, असेट के नाम A, B, C, D और E है। इन 5 असेट का ओपनिंग WDV कितना है बेटा, 10 लाख। 5 असेट का ओपनिंग WDV कितना है, 10 लाख। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी के पास ऑलरेडी 5 असेट पहले से हैं। कौन कौन से, A, B, C, D और E। उसका कॉस्ट कितना है बेटा, 10 लाख। इस साल उन्होंने एसेट को परचेज किया, इस साल उन्होंने एसेट को क्या किया बेटा, परचेज किया। क्या बोला था, जो भी एसेट हम परचेज करते हैं उसको क्या कर देना है बेटा, कॉस्ट में ऐड कर देना है। इस साल उन्होंने 2 एसेट परचेज किया बेटा, एक F और एक G। F और G 2 एसेट उन्होंने परचेज किया है, दोनों 2 लाख रुपीस का है। दोनों कितने का है बेटा, 2 लाख रुपीस का है। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आ गया, 12 लाख। टोटल कॉस्ट कितना आ गया बेटा, 12 लाख का कॉस्ट आ गया, करेक्ट है। अब मान लो इस एसेट में से सेल हो रहा है, हम इसमें से क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, ओनली A एंड B एसेट को सेल किया जा रहा है। किसको सेल किया जा रहा है, ओनली A और B को सेल किया जा रहा है। मान लो A एंड B को सेल किया जा रहा है 4 लाख में, A एंड B को सेल किया जा रहा है 4 लाख में, ठीक है। अब समझना बेटा, हमारे एसेट का टोटल कॉस्ट कितना है, 12 लाख। A एंड B एसेट को हम सेल कर रहे हैं कितने में, 4 लाख में, ठीक है। अब मुझे बताओ किस टाइप का सेल है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल एसेट का ब्लॉक कितना है, A, B, C, D, E 5 ही हो गए और 2 एसेट ये, टोटल 7 का ब्लॉक है। उसमें से हम सिर्फ 2 को सेल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल। याद कीजिए कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल करते हैं और हमारा सेल प्राइस कम है तो क्या निकल के आता है, क्लोजिंग WDV। क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग WDV। तो यहां पे क्या निकल के आ गया बेटा, क्लोजिंग WDV, ठीक है। कितना आ जाएगा क्लोजिंग WDV, 8 लाख। कितना आ जाएगा क्लोजिंग WDV, 8 लाख। अब इस क्लोजिंग WDV के ऊपर क्या लगाते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बेटा, यानी ये किस ब्लॉक का एसेट है, 10% वाले का।
तो हमारा डेप्रिसिएशन इस साल का कितना हो जाएगा, 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10%, यानी 80,000 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगले साल के लिए ओपनिंग कितना होगा, अगले साल के लिए ओपनिंग WDV कितना होगा, तो सर मेरे पास क्लोजिंग WDV 8 लाख है, उसमें इस साल का डेप्रिसिएशन हमारा लग गया 80,000 का, तो अगले साल का ओपनिंग कितना होगा, 7,20,000। अगले साल का ओपनिंग कितना होगा, 7,20,000। तो समझना, अगर हम पार्ट ऑफ द ब्लॉक को सेल करते हैं और सेल प्राइस कॉस्ट से कम होता है तो वो क्लोजिंग WDV निकल के आएगा, और जो क्लोजिंग WDV निकल के आएगा उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, जो भी एसेट का ब्लॉक ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। तो हमने 8 लाख का 10% निकाल दिया, 80,000 आया। अब इस 8 लाख में से माइनस कर देंगे 80,000, तो 7,20,000 आपका क्या निकल के आ गया, अगले साल का ओपनिंग WDV। 7,20,000 क्या निकल के आ गया बेटा, अगले साल का ओपनिंग WDV। कोई डाउट, याद रहेगा। अब एक बात समझना, सर यहां पे हमने क्या किया है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल किया है। क्या किया हमने, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल किया है, और हमारा सेल प्राइस क्या है, कम है। इमेजिन करो इफ असेट ए एंड बी, अगर असेट ए एंड बी को सेल किया गया, ए एंड बी को सेल किया गया कितने में बेटा, 16 लाख में। अगर ए एंड बी को सेल किया गया 16 लाख में तो क्या होगा, तो अब आप क्या लिखोगे, ये बेटा एग्जांपल नंबर 2 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन में हम सेम बातें रख रहे हैं, ए और बी को कितने में सेल कर रहे हैं, 16 लाख में। तो मुझे बताओ तुम्हारे ब्लॉक का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ असेट, ब्लॉक का कॉस्ट बेटा कितना है, 12 लाख, करेक्ट है। अब तू सेल किसको कर रहा है, अब यहां से हम लेस क्या करेंगे, सेल किसको, ए एंड बी को, ए एंड बी को कितने में सेल कर रहा है, 16 लाख में। अब मुझे बताओ, अगेन पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल हो रहा है, अगेन पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल हो रहा है, कितने में सेल हो रहा है, 16 लाख में। अब सेल प्राइस क्या है, ज्यादा है, अब सेल प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो कल क्या बताया था, अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक को सेल करते हैं और सेल प्राइस ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 4 लाख का ये क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। कहां टैक्सेबल होगा, टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। आ रही है बातें समझ में। तो हमने क्या पढ़ा कि सर अगर हम पार्ट ऑफ द ब्लॉक को सेल करते हैं और हमारा सेल प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या निकल के आ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म। ये कभी लॉन्ग टर्म हो नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तूने यहां पे क्या लिखा है, ओपनिंग WDV, और ओपनिंग WDV हमेशा 1 अप्रैल का होता है। ओपनिंग WDV हमेशा 1 अप्रैल का होता है, और तुमने साल के एंड तक ही एसेट को बेच दिया, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, 36 मंथ से कम होगा। इसी वजह से हमेशा ये क्या निकल के आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकल के आएगा, लॉन्ग टर्म कभी हो नहीं सकता। याद रहेगा। तो इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा कि अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक को सेल करते हैं और सेल प्राइस कम है तो क्लोजिंग WDV, डेप्रिसिएशन भी निकलेगा और अगले साल का ओपनिंग भी होगा। लेकिन अगर सेल प्राइस ज्यादा है तो ना तो डेप्रिसिएशन निकलेगा, ना तो अगले साल का ओपनिंग होगा, सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, जिसके ऊपर हम टैक्स कहां भरेंगे, अंडर द हेड कैपिटल गेन। आया समझ में। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है किसका पढ़ा है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड। करेक्ट है, फटाफट नोट डाउन करो।
डन। तो ये हमने टॉपिक इसका किया, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल का। अब हम करेंगे इंटायर ब्लॉक सेल। याद करो, इंटायर ब्लॉक सेल में मैंने थ्योरी क्या बताया था, अगर सेल प्राइस ज्यादा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सेल प्राइस कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि उसमें ब्लॉक है ही नहीं तो क्लोजिंग WDV की हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बदलाव कर दूं, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं, और मैं आपको ये बोलूं कि जो हमने सेल किया था यहां पे A एंड B एसेट को, अब हम A से लेकर के G सारी एसेट को सेल कर रहे हैं, A to G सबको सेल कर रहे हैं, A to G सबको सेल कर रहे हैं। अब अगर मान लो मैं A to G सबको सेल कर रहा हूं तो मतलब क्या हो रहा है, पूरा ब्लॉक सेल हो रहा है। अब अगर पूरा ब्लॉक सेल हो रहा है और सेल प्राइस क्या है बेटा मेरा, कम है, तो अब ये क्लोजिंग WDV नहीं आएगा, क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक बचा ही नहीं, ब्लॉक खत्म हो गया। आ रही है बातें समझ में। अब जब ब्लॉक ही खत्म हो गया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, तो ना तो डेप्रिसिएशन होगा और ना ही अगले साल का ओपनिंग होगा। अगले साल का ओपनिंग क्या होगा, निल, और डेप्री भी क्या होगा, निल। समझ में आ रहा। तो यहां पे डेप्री भी क्या होगा बेटा, निल, और ओपनिंग WDV भी क्या होगा, निल। क्लियर। ऐसा कब होगा, जब हमने पूरा का पूरा ब्लॉक सेल कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लो यहां पे हम A एंड B की जगह पे पूरा पूरा ब्लॉक सेल कर रहे हैं, A से लेके G तक सब सेल कर रहे हैं, कितने में, 16 लाख में। तो अगर हम A से लेके G तक सारा सेल कर रहे हैं 16 लाख में, तो अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और टैक्स कहां लगेगा, अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगेन नो डेप्रिसिएशन, नो ओपनिंग WDV, यानी ओपनिंग WDV क्या कहलाएगा, निल। समझा। तो याद क्या रखना है अपन को, याद है मैंने कैपिटल गेन में 2 टॉपिक छोड़ रखे थे, कौन से वाले, कि जब बिजनेस का एसेट होगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। बिजनेस एसेट के ऊपर कैपिटल गेन बेटा ऐसे ही निकाली जाती है। पता करो एसेट सारे बिक रहे हैं या पार्ट बिक रहे हैं। अगर पार्ट बिक रहा है तो क्लोजिंग WDV, सेल प्राइस कम होगा तो, और अगर सेल प्राइस ज्यादा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कभी हो नहीं सकता बिजनेस एसेट में। लॉन्ग टर्म कब हो सकता है, जब आपका मेथड SLM वाला होगा। WDV के मेथड में कभी भी लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्या होगा, शॉर्ट टर्म। करेक्ट है। चलिए, तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकालना सीखा कौन से मेथड से, WDV मेथड से। अभी बेटा एक हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। हाँ, इसका लॉस का सेट ऑफ मिल जाएगा कैपिटल गेन में, और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। वो लॉस है ना, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। कहां पे, कैपिटल गेन में। समझ में आ गया। अभी अब बेटा एक कंसेप्ट है हमारे इनकम टैक्स में, याद करो हमने जब डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें डेप्रिसिएशन में क्या लिखा था, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज I क्या था, SLM, क्लॉज 2I WDV, क्लॉज 2IA क्या था, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन। फिर हमने टर्मिनल डेप्रिसिएशन लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया। कौन से मेथड में आता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वहां पे क्या आ सकता है, टर्मिनल, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस लॉस। ठीक है। चलो अब समझना बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों है, क्यों आया एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, समझो। एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2IA। ठीक है। अब सुनो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्यों आया।
इंडिया में बिजनेस कम है, ठीक है, और अगर कंट्री को डेवलप करना है तो हम इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर हम बात कर रहे हैं जीडीपी बढ़ना चाहिए तो जीडीपी के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस। जीडीपी के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस। अब ये बिजनेस सेटअप कौन करेगा, गवर्नमेंट। बात पॉसिबल ही नहीं है, उनके बस की बात ही नहीं है, गवर्नमेंट की बस की बात ही नहीं है क्या सेटअप करना, बिजनेस सेटअप करना। बिजनेस कौन सेटअप करेगा, एक बिजनेसमैन, ठीक है। अब बिजनेसमैन को जब तक आप कोई बेनिफिट नहीं दोगे तब तक वो किसी अंडर डेवलप्ड एरिया को जाकर डेवलप नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की बस की बात ही नहीं है बेटा किसी भी अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलप करना। कौन कर सकता है, ओनली बिजनेसमैन, क्योंकि पैसा किसके पास है, बिजनेसमैन के पास। पैसा किसके पास है, बिजनेसमैन के पास। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा जाता है हमारे टैक्स का, वो वेस्टेज करने में लगाते हैं, वो डेवलपमेंट पे कहीं भी नहीं लगाते। कहां लगाते हैं, वेस्टेज करने में। अब अगर मान लो टाटा कंपनी को यह बोला जाए कि आप नैनो की प्लांट लगा दीजिए, कहां पे, बिहार में या यूपी में, कहां लगा दीजिए, बिहार या यूपी में आप क्या लगा दीजिए, नैनो का प्लांट लगा दीजिए। टाटा कंपनी जाएगी नहीं, क्यों, इंफ्रा ही नहीं है वहां पे। टाटा कंपनी बोलेगी सर नैनो इतनी छोटी गाड़ी है, बिहार के इतने या यूपी के गड्ढे इतने बड़े, पूरी गाड़ी समा जानी है उसमें, मैं प्लांट क्या लगाऊं, मैं प्लांट क्या लगाऊं, इंफ्रा नहीं है वहां पे। करेक्ट है, प्रॉब्लम है। लेकिन अगर टाटा कंपनी को एक लालच दी जाए, ठीक है सर हम आपको 15 साल तक 20 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, अब 100% जाएगी। अब ये टैक्स ना लेने का तरीका गवर्नमेंट ने क्या निकाला, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इनके प्लांट एंड मशीनरी पे ज्यादा क्या दे दो, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इनके प्रॉफिट में से ज्यादा डेप्रिसिएशन लेस होगा तो क्या होगा, इनका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो क्या लगेगा, टैक्स भी कम लगेगा। तो डेप्रिसिएशन देने से हो क्या रहा है, बेनिफिट मिल रहा है किसको, बिजनेसमैन को। डेप्रिसिएशन देने से बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है, बेनिफिट। यानी इसका मतलब है जो हमने अभी तक कल लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन का रेट पढ़ा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या है बेटा, एडिशनल है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन से एसेट पे मिलेगा, ये हमें सीखना है। क्लियर है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन से एसेट पे मिलेगा, ये हम सीख रहे हैं। क्लियर, चलो साथ साथ लिखते रहना बेटा। सबसे पहले ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है किसको मिलेगा, एसएससी को मिलेगा। कोई भी एसएससी हो बेटा सबको मिलेगा, लेकिन उस एसएससी का क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। एसएससी का क्या होना चाहिए बेटा, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस में कौन सा, तो बेटा आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल। अगर आप कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर करते हैं, आपकी कौन सी कंपनी है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हम आपको क्या देंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। साथ में अगर आप जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो तो उसको भी मिलेगा। मतलब क्या बताओ, इस कंपनी के लिए कौन सा डेप्रिसिएशन होता है, WDV, और इसके लिए क्या होता है, SLM। मतलब लॉ मेकर क्या बोल रहा है, हम तुम किस टाइप के एसएससी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, SLM वाले हो या WDV वाले हो, हम दोनों को क्या देंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, प्रोवाइडेड तुम्हारा क्या होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होना चाहिए। आगे ये जो डेप्रिसिएशन मिलता है बेटा वन टाइम मिलता है, ये जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वन टाइम मिलेगा, हर एक साल ये डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कब मिलता है, वन टाइम। कौन से साल में मिलेगा, जिस साल तूने एसेट को परचेज किया, जिस साल तूने एसेट को क्या किया बेटा, परचेज किया, उस साल आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, किस चीज पे मिलेगा, तो बोला परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आपको क्या परचेज करना है, नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है। क्या परचेज करना है बेटा, नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है। अगर आप नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से, अब पता कि अब डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा, तो बताओ तुम्हारी फैक्ट्री कहां है। अगर आपकी जो फैक्ट्री है सिचुएटेड है कहां, नोटिफाइड स्टेट और एनी अदर स्टेट, एनी अदर स्टेट,
आपकी फैक्ट्री कहाँ है बेटा? नोटिफाइड स्टेट। अब ये नोटिफाइड स्टेट बेटा कौन कौन से हैं? नोटिफाइड स्टेट है आपका बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एपी और WB वेस्ट बंगाल। ठीक है, 4 नोटिफाइड स्टेट है। कौन कौन से? बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अगर आपकी फैक्ट्री इन जगह पे है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा बेटा 35%, और अगर आपकी फैक्ट्री एनी अदर स्टेट में है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 20%। याद रहेगा। अगर हमारी फैक्ट्री कहां है? नोटिफाइड स्टेट। कौन से नोटिफाइड स्टेट? ओनली 4 है, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 35%। और एनी अदर स्टेट होगा तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा? 20%। ये आपके एडिशनल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा किस चीज का? अगर आप फैक्ट्री में न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं तो। नोटिफाइड एरिया में 35%, अदर देन नोटिफाइड एरिया में कितना बेटा? 20%। अच्छा, ये वाला रेट आपको तब लगेगा जब आपने फैक्ट्री सेटअप किया है ऑन और आफ्टर, यानी जो आपने एसेट परचेज किया है कब बेटा? ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2015। ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2015। ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2015। और ये रेट तो बेटा 2004 से ही है, तो इसका डेट याद नहीं रखना है, बस ये वाला डेट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? एडिशनल डेप्रिसिएशन। इन 4 स्टेट्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब से आया? ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2015। मैंने क्या बोला कि आपको परचेज करना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी। क्या करना है आपको? परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ये डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कुछ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं ना बेटा न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अब समझना कौन सी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? नो डेप्रिसिएशन ऑन फॉलोइंग, यानी ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है बेटा, नीचे जो मैं लिस्ट बना रहा हूं इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन सी है? पहला, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, चाहे वो इंडिया वाली हो या आउटसाइड इंडिया वाली हो, इंडिया वाली हो या आउटसाइड इंडिया वाली हो। ठीक है। दूसरा, प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन और यूज इन ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। अगर प्लांट एंड मशीनरी को आपने इंस्टॉल और यूज कहां किया है बेटा? रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में या फिर ऑफिस में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका शिप है या एयरक्राफ्ट है, शिप है या एयरक्राफ्ट है, चाहे नया हो या पुराना हो, नहीं मिलेगा। शिप और एयरक्राफ्ट के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, चाहे वो न्यू है या ओल्ड है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। किसके ऊपर बेटा? शिप और एयरक्राफ्ट के ऊपर। ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपकी कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है ऑन विच गवर्नमेंट ने आपको 100% डेप्रिसिएशन दिया है। 100% क्या दिया है बेटा? डेप्रिसिएशन दिया है। कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जहां पे गवर्नमेंट ने 100% आपको क्या दिया है? डिडक्शन अलाउ किया है, जितना मशीन था उतने का डिडक्शन आपको दे दिया। तो ये 4 मशीनरी के ऊपर क्या नहीं मिलता बेटा? एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। ये 4 मशीनरी के ऊपर क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी मशीनरी होगी सबके ऊपर क्या मिलेगा आपको? एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब समझना, मैंने क्या बोला कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहे WDV मेथड आप यूज करो चाहे SLM मेथड यूज करो, दोनों के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। याद करो लास्ट क्लास, कल मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि सर अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी का यूज लेस देन 180 डेज है,
अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी का यूज लेस देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज है, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि आपके प्लांट एंड मशीनरी का यूज अगर लेस देन 180 डेज है तो आपको क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 50% से रिड्यूस हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, 50% से रिड्यूस हो जाएगा। सर क्या वो कंसेप्ट यहां भी लगेगा? यस। अगर आपका जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है उसका इस्तेमाल आपने 180 दिन से कम किया है तो ये जो रेट है 35 वो कितना हो जाएगा, 17.5, और ये 20 कितना हो जाएगा, 10। समझ में आ रहा? ठीक है। अब आप बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, फिर तो एक प्रॉब्लम है, जब ये रेट 35 से 17.5 हो जाएगा या रेट 20 से 10 हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे तो सर नहीं मिला ना बेनिफिट। गवर्नमेंट ने कितना बोला था, कितना दूंगा, 35, कितना दूंगा, 20। लेकिन अगर मैंने मशीनरी को 180 दिन से कम यूज किया तो ये रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, ठीक है तुम्हारा जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन होगा वो आने वाले साल में ले लेना। ठीक है, अब अभिषेक बोल रहा है सर आने वाले साल में ले लेना, फिर तो आपने भी क्या लिखा, सेकंड हैंड मशीन के ऊपर नहीं मिलता। सर आने वाले साल में तो मशीन सेकंड हैंड हो जाएगी क्योंकि यूज हो गया। डिपार्टमेंट ने ये एग्जम्पशन आपको दिया है, क्या बोला कि अगर फर्स्ट ईयर में जिस साल तुमने मशीन को लाया अगर लेस देन 180 डेज आपका यूज हो रहा है तो आपका डेप्रिसिएशन ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन आप आने वाले साल में ले सकते हो। समझा? यानी पूरा आपको 35 मिलेगा, पूरा आपको 20 मिलेगा ही मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? तो दिस इज कॉल्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन। याद क्या रखना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ किसको मिलता है, अगर आपने कोई फैक्ट्री सेटअप किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। चाहे आप WDV मेथड इस्तेमाल करें, चाहे आप SLM मेथड इस्तेमाल करें, नए मशीनरी के परचेज पे आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। इन 4 स्टेट्स में कितना, 35%, और बाकी के स्टेट में कितना मिलेगा, 20%। 4 मशीन के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अगर आपकी सेकंड हैंड मशीन हो, ठीक है, चाहे इंडिया वाली हो या आउटसाइड इंडिया वाली हो, ठीक है, OLX से तुमने क्यों ना परचेज किया हो, नहीं मिलेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट आपको अगर प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल अगर आपने ऑफिस में किया है या रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में किया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। शिप और एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑलवेज नहीं मिलेगा, चाहे वो नया हो या पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर 100% का कॉस्ट आपको अलाउ कर दिया गया है एज ए डिडक्शन, तो नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी उन सब के ऊपर क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। याद रहेगा? अब ध्यान से बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, अब जो एग्जांपल कर रहा हूं उसमें सब कुछ कवर होगा, मतलब ओरिजिनल डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, एडिशनल भी निकालेंगे, ओपनिंग WDV भी निकालेंगे, और उसी एग्जांपल में सब पूरा टॉपिक अभी तक जितना पढ़ाया सब कवर होगा। चलो आगे। चलो ध्यान से एग्जाम्पल पे बेटा फोकस करना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एग्जाम्पल में। मान लो मेरे पास ओपनिंग WDV 5 असेट का दे रखा है, A, B, C, D और E। 5 असेट का मेरे पास ओपनिंग WDV दे रखा है बेटा 12 लाख। 5 असेट का ओपनिंग WDV कितना दे रखा है, 12 लाख। ठीक है, एक बात बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम में आ चुके हो, अपनी हैंड और ईयर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, बहुत काम आएगा। जितना लिखोगे सुनते हुए उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फाइनल में राइटिंग प्रैक्टिस हम फेल करते हैं। CMA वाले बच्चे या CS वाले बच्चे या CA वाले बच्चों का अटेम्प्ट लगने का एक ही प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस। आपने क्या नहीं किया है, राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है। एक एग्जांपल ले लो, धोनी अगर पूरे साल सिर्फ बैटिंग करे, कीपिंग कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया। हमारे अंदर भी वही आदत होती है, हम क्या नहीं करते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं, कभी अपने हैंड को प्रैक्टिस नहीं करवाया हाउ टू राइट। हमारा हैंड और माइंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम सोच रहे हैं दैट लिखना, लेकिन लिखते दिस हैं, क्यों? हमने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं। और ये अभी से बढ़ाओ, ग्रेजुएशन वाले अप्रोच छोड़ो, बहुत कर लिया हमने ग्रेजुएशन में मस्ती। ग्रेजुएशन टाइम पास है बेटा, कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन करके कुछ हुआ क्या? उखाड़ लिया। क्या उखाड़ा?
3 साल वेस्ट किए हैं बस, ग्रेजुएशन करके बस 3 साल की जवानी बर्बाद की है। यही 3 साल अगर तुमने लगाए होते ना सीए में या सीएस में या एमबीए में, तो अभी बेटा 25 से 30 लाख की सैलरी कमा रहे होते। हम बस ग्रेजुएशन मस्ती करने के लिए करते हैं, कोई वजूद नहीं है उसका, कोई भी वजूद नहीं है। क्यों? ग्रेजुएशन के बेसिस पे क्या मिलता है? हाँ, एक अलग बात है कि ग्रेजुएशन होने के बाद अपन के आगे के स्टेज होते हैं, लेकिन हम ग्रेजुएशन साथ साथ भी कर सकते हैं। हम ग्रेजुएशन, मैं ये नहीं बोल रहा ग्रेजुएशन करना नहीं है, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, बट प्रोफेशनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर लेंगे। बच्चा क्या कर रहा होता है, सीएमए की क्लास भी लगा रखा होता है, ग्रेजुएशन की भी। क्या ज़रूरत है? सीएमए जब कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की सारी पढ़ाई होगी, सब उसमें कवर्ड है, बस हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, वो हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच बेटा लाओ। देखिए ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हमारे पास कितना है, ए बी सी डी और ई कितना है बेटा, 12 लाख रुपीस का मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने 5 असेट परचेज किया, इस वीडियो को जो भी देखेगा ना कोई बेटा कमेंट करेगा कि अमित सर ने बोला ग्रेजुएशन का कोई वजूद नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पक्का कमेंट करेगा कि सर ग्रेजुएशन का कोई वजूद कैसे नहीं है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी वाले कंप्लेन करें, हो सकता है मेरा ये वीडियो भी क्या बोल दे कि नहीं गलत है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। बेटा सिंपल, मैं सिंपल जितनी बातें मुझे रियलाइज होती है ना उतनी मैं बोल देता हूँ, किसी के भी सामने हो। गलत है तो गलत है, उसके लिए डरना क्या, जो होगा देख लेंगे बाद में। जो चीज़ गलत है वो गलत है, अगर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो गलत है। ठीक है, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के, मुझे बताओ सबने ग्रेजुएशन कर रखे हैं? कितने बच्चे हैं इसने ग्रेजुएशन कर रखा है? कर रखा? जो कर रहे हैं ग्रेजुएट हो, क्या उखाड़ा क्या किया? ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मिला? किसी कंपनी ने बोला आजा बेटा ग्रेजुएट हो चुका जॉब दे रहा हूं? क्या पूछ रहे हैं? एक्सपीरियंस। हमारी कंट्री में एक ये भी प्रॉब्लम है, वो ऐसा बोलते हैं, मतलब हमारी कंट्री का एक ऐसा रूल है कि भाई तुम मम्मी के पेट से ही सब सीख के आओ। एक्सपीरियंस पढ़ाई करके खत्म नहीं हुआ, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ, तभी क्या रखूंगा जॉब पे। अगर मैं एक्सपीरियंस होता तो मैं तुझे नहीं जॉब पे रखता, अगर मैं एक्सपीरियंस होता तो मैं तुझे जॉब पे रखता भाई। प्रॉब्लम इस बात की है, हम हर एक चीज कहाँ देख रहे होते हैं? एक्सपीरियंस। मम्मी के पेट से थोड़ी सीख के आ रहा हूं भाई, अभिमन्यु थोड़ी हूं पप्पा ने स्टोरी सुनाया उसने सीख लिया। अभिमन्यु थोड़ी हूं भाई, पप्पा ने स्टोरी सुनाया, हमारे पापा ने तो कभी ऐसे स्टोरी नहीं सुनाए, क्या सीखेंगे? यही सुनाया कि काम कैसे करते हैं। और एक देखो हमारे इंडिया का दूसरा दुर्भाग्य भी है, एक गरीब का बच्चा अगर अपनी फैमिली को पेट पालने के लिए कहीं काम कर रहा है ना, उसके लिए एक एक्ट बना दिया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। वहीं एक अमीर का बच्चा अगर काम करेगा ना बॉलीवुड मार्केट वगैरह में, टैलेंट दिखा रहा है, और गरीब क्या कर रहा है? गरीब क्या कर रहा है? एक गरीब का बच्चा भाई अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए सड़क पे काम कर रहा है, उसके पास पैसे होते तो काम करता क्या? लेकिन अगर वही एक अमीर का बच्चा 4 ठुमके लगा दे, टैलेंट है वो। क्या दिखा रहा है वो? टैलेंट है। ठीक है, बॉलीवुड में काम कर लो, क्या है वो? टैलेंट है। हमारी इंडिया की सोच ही बहुत अलग है बेटा, बहुत अलग सोचते हैं। इंडिया में अगर स्कूल में बच्चे को ये बोल दिया जाए ना कि बेटा झाड़ू लगाने हैं, आउटसाइड इंडिया में सारे बच्चे स्कूल की सफाई खुद करते हैं। इंडिया में अगर बोल दिया ना पेरेंट्स आ जाएंगे, पैसा किस लिए दे रहा हो भाई? तू मेरे बच्चे से झाड़ू लगवाएगा इसलिए मैं पैसे दे रहा हूँ, घर में तो आज तक लगाया नहीं उसने, और मैं स्कूल भेज रहा हूँ इसी सूट बूट पहन के झाड़ू लगाने के लिए। इसीलिए तो बेटा प्रॉब्लम है कि हम बचपन से कुछ सीख नहीं पाते, हमें वो चीज़ डाला नहीं गया, सिर्फ हम रट्टू तोता है। सीबीएसई में मार्क्स देखो कितने मिल रहे हैं, 98%। भगवान है भाई तू तो 100% मार्क्स मिल रहे हैं सीबीएसई में, पूरी मार्क्स की। और हमारे इंडिया में देखो ग्रेड, ए ग्रेड आया, बहुत अच्छा इंसान है तू, बी इंसान की कैटेगरी से थोड़ा बाहर हो गया, सी और ई आ गया ना, इंसान ही नहीं है तू, बिल्कुल भी इंसान नहीं है भाई, कहलाने के लायक नहीं है। स्कूल में कदम क्यों रखा तूने? तो हमारी डिमार्केशन तो यहां पे हो रही है, वैल्यू नहीं है। घर में भी देखो, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस, किसी को कम प्रेफरेंस, बच्चा वहीं से भेदभाव शुरू। अनटचेबिलिटी तो घर में ही है, आर्टिकल नंबर 17, अनटचेबिलिटी तो घर में है, आर्टिकल 17 हो गया नालायक। आजा भाई, अब ध्यान से बेटा, हमने क्या बोला? ए बी सी डी और ई और एसेट हमने परचेज कर रखा है। हमने ऐड किया है परचेज,
परचेज किया हमने क्या बेटा, मान लो हमने एक एफ मशीन परचेज किया, जिसको ध्यान से, परचेज कब किया बेटा, परचेज का डेट पहले लिख रहा हूं, 1 मई 2021 को परचेज किया और इसका पुट टू यूज किया है 16 अक्टूबर 2021 को। पुट टू यूज कब किया, 16 अक्टूबर 2021 को। और इस एसेट की कॉस्ट बेटा 2 लाख है। एसेट की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है। करेक्ट है। चलिए हमने एक और एसेट परचेज किया जी। इस एसेट को परचेज किया है 1 जुलाई 2021 को और इसका हमने पुट टू यूज कर दिया 1 जुलाई 2021 को ही। जिस दिन लाया उसी दिन हमने इस्तेमाल में इसको लेके आ गए। इसका कॉस्ट कितना है बेटा, 3 लाख। इसका कॉस्ट कितना है, 3 लाख। करेक्ट है। तीसरा, हमने एक और एसेट परचेज किया बेटा एच। हमने एक और एसेट परचेज किया एच। इस एसेट को हमने परचेज किया 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को। और ये एसेट का इस पूरे साल में पुट टू यूज हुआ ही नहीं, पुट टू यूज हुआ ही नहीं, जिसका कॉस्ट है बेटा 4 लाख। जिसका कॉस्ट कितना है, 4 लाख। करेक्ट है। तो हमारे पास कितने एसेट हो गए बेटा, 5 पहले वाला और 3 हमने बाद में। मान लेते हैं ये जितने भी एसेट का ब्लॉक है ये 10% वाला है। कितना है बेटा, 10% वाला है। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 21 लाख। कितना हो गया, 21 लाख हुआ। तो अब हम ये क्या बोला, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, ये हमारा क्या आ गया बेटा, टोटल कॉस्ट आ गया। करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, हम मान लो लेस सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, ए एंड बी को बेटा सेल कर रहे हैं। जल्दी बताओ, पार्ट ऑफ द ब्लॉक है या फुल ब्लॉक है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक है। तो हमारा नेचर क्या हो गया, पार्ट ऑफ द ब्लॉक वाला। मान लो ए और बी को सेल कर रहे हैं बेटा 4 लाख में। कितने में, तो बताओ सेल प्राइस कम है या ज्यादा है, कम है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग WDV। तो बेटा कितना आ गया ये, 17 लाख। बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर या नहीं, आ गया क्लोजिंग WDV। करेक्ट। अब सुनना, जब भी आपके एग्जाम में आपके ब्लॉक में मल्टीपल एसेट हो, ठीक है, तो सबसे पहले इस जो क्लोजिंग WDV है उसका बाइफर्केशन करना शुरू करना। इस क्लोजिंग WDV में से उस एसेट को बाहर निकालो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। बताओ किसके ऊपर नहीं मिलेगा, एच के ऊपर। तो हम यहां पे इसको क्या करेंगे, एच मशीनरी। ठीक है, क्यों, नो पुट टू यूज, नो पुट टू यूज, तो नो डेप्रिसिएशन। कितने की कॉस्ट है बेटा, 4 लाख की। तो इस 4 लाख के ऊपर मुझे बताओ क्या ओरिजिनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नो, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या एडिशनल मिलेगा, नो। जब यूज ही नहीं किया तो काहे का ओरिजिनल, काहे का एडिशनल। समझ में आया, क्यों, याद है हमने क्या पढ़ा था, एसेट यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन, अदरवाइज नहीं दूंगा। अकाउंट्स तो हम पढ़ नहीं रहे हैं जो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो इस 4 लाख के ऊपर नो तो हमारा ओरिजिनल डेप्रिसिएशन होगा और ना ही एडिशनल होगा। यहां तक कोई डाउट, पक्का। अब आजा बेटा, ये हमारा मशीनरी कौन सा था, एच। अब पता करो तुम्हारे ब्लॉक में ऐसी कौन सी मशीनरी है जो लेस देन 180 डेज यूज हुई है। तो बेटा ये वाली, एफ वाली है या नहीं, क्योंकि ये 3 अक्टूबर के बाद यूज है और हमारे ही साल का परचेज है। तो 2 लाख की मशीनरी है। तो अब यहां पे हम कॉलम बनाएंगे लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज। कौन सी मशीनरी है बेटा, मशीनरी जी। कॉस्ट कितना है इसका, 2 लाख। कॉस्ट कितना है बेटा सॉरी, मशीनरी एफ, कॉस्ट कितना है, 2 लाख। ठीक है। अब इस 2 लाख के ऊपर क्या निकलेगा, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन और एडिशनल। क्यों, क्योंकि मशीनरी क्या है, न्यू है। मशीनरी क्या है, न्यू है। समझ में आ रहा। अब बताओ ओरिजिनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% का ब्लॉक है, 2 लाख की मशीनरी है, 5% से लगेगा। तो ओरिजिनल 5% से लगेगा, कितना आ जाएगा, 10,000 आया बेटा। 2 लाख का 5%, 10,000। ठीक है। चलो मान लेते हैं ये फैक्ट्री बेटा बिहार में है। कहां है, तो मुझे बताओ एडिशनल कितना मिलेगा, 35%। लेकिन ये मशीनरी लेस देन 180 डेज है तो कितना मिलेगा, 17.5।
अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो 2 लाख का 17.5 कितना होगा? 34 और 5 35 ना, 35 ना, 35,000 ना। कोई डाउट? समझ में आया ओरिजिनल कैसे निकाला और हमने एडिशनल कैसे निकाला? अब मुझे बताओ, तेरे इस क्लोजिंग डब्ल्यूडी में से तूने कितने की एसेट को बाहर निकाल दिया? 4 लाख, और इधर 2 लाख वाली हो गया। तो अब जो बेटा बैलेंस बच गया ना, उसको बोलते हैं मोर देन 180 डेज। क्या बोलते हैं उसको? मोर देन 180 डेज। क्लियर है? डाउट है क्या? मोर देन 180 डेज। कोई डाउट यहां तक? पक्का समझ में आ गया? चलो अब सुनना, मोर देन 180 डेज कैसे हो गया बेटा? मोर देन 180 डेज क्योंकि जो बच गया वो सब कहां डाल देंगे? लास्ट वाली कैटेगरी में। बताओ कितने का बच गया? 17 में से कितना माइनस कर दोगे? 6, तो कितना बचेगा? 11 लाख। समझ में आया एसेट का बाइफर्केशन कैसे करेंगे? करेक्ट है। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में ये वाला नहीं दे रखा होता तो सिर्फ 2 ही कॉलम बनता। समझ में आ रहा? तो 11 लाख बचा बेटा। अब एक बात बताओ, इस 11 लाख में से न्यू वाली मशीनरी कौन सी है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी कौन सी है? सर 11 लाख में से न्यू प्लांट एंड मशीनरी ये जी वाला है ना? जी वाले का कॉस्ट कितना है बेटा? 3 लाख। जी वाले का कॉस्ट कितना है? 3 लाख। और बाकी जो बचा हुआ प्लांट एंड मशीनरी है वो कौन सा है? अदर है। तो मुझे बताओ, अदर के ऊपर एडिशनल तो नहीं मिलेगा? अदर के ऊपर एडिशनल नहीं मिलेगा ना। तो अदर कितने का बचा बेटा? 9 लाख का, सॉरी 8 लाख का। अदर कितने का बचा? 8 लाख का। तो 8 लाख के ऊपर सीधा सीधा 10% यानी 80,000। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इस 11 लाख में 3 लाख की मशीनरी नई वाली है ना, ठीक है, और ये मोर देन 180 डेज है, करेक्ट है। तो इसके ऊपर तो एडिशनल और ओरिजिनल दोनों मिलेगा, और जो अदर है उसके ऊपर एडिशनल मिलेगा क्या? नहीं ना, वो तो पुरानी मशीन है ना, उसके ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि ओल्ड मशीन के ऊपर नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसका हमें 2 निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा? ओरिजिनल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, करेक्ट है। ओरिजिनल कितना निकलेगा? 3 लाख का 10% यानी कितना आ गया? 30,000। सुनी आ रहा है ना पूरा? 30,000। अच्छा बताओ एडिशनल कितना मिलेगा? 35%, करेक्ट है। एडिशनल कितना मिलेगा? 35%। बताओ 3 लाख का 35 कितना आएगा? कितना? 1,05,000 ना? 1,05,000। क्लियर है? चलो देखो दोबारा ध्यान, शांति दिमाग से। 17 लाख मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। बेटा एच नाम की मशीनरी ऐसी है जिसका पुट टू यूज नहीं हुआ, तो ना तो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन ना तो एडिशनल, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद 2 लाख की ऐसी मशीनरी है जिसका हमने लेस देन 180 डेज यूज किया, और ये नई मशीनरी भी है, तो इसके ऊपर ओरिजिनल और एडिशनल दोनों मिलेगा। ओरिजिनल 5% से हाफ हो जाएगा ना, 10 का हाफ, और जो एडिशनल है वो 35 का हाफ। ठीक है। अच्छा, जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 11 लाख बचा। 11 लाख में न्यू मशीनरी कितने की है बेटा? 3 लाख वाली, तो 3 लाख के ऊपर ओरिजिनल और एडिशनल दोनों मिलेगा। एडिशनल पूरा 35 मिलेगा और ओरिजिनल 10% मिलेगा। जो 8 लाख की मशीनरी वो तो पुरानी वाली है ना, उसके ऊपर सिर्फ कितना मिलेगा? 10%। एक बात मुझे बता, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? टोटल डेप्री कितना आ गया? सर इस साल का टोटल डेप्री कितना आ गया? 10,000 ये वाला, 35,000, 30,000, 1,05,000 और प्लस 80,000, यही ना? यही मेरा टोटल डेप्री है। कितना आया टोटल डेप्री? 2,60,000 आ गया। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा? 2,60,000। अब अगले साल का ओपनिंग कैसे निकालेगा? ये आ रहा है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी इक्वल टू क्लोजिंग कितना है तेरा? 17 लाख, उसमें से कितना माइनस कर देगा? 2,60,000, तो ओपनिंग कितना आ जाएगा?
14,40,000। ये आपका अगले साल का क्या आ गया बेटा? ओपनिंग WDV। समझ में आया? पूरा कंसेप्ट क्लियर? कैसे क्लोजिंग निकालते हैं, कैसे ओपनिंग निकालते हैं, कैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा 5 मार्क्स में आता है। CS वाले बच्चे इतनी उम्मीद ना करें। 1 मार्क्स MCQ है बेटा। लास्ट का पूछे या शुरू का पूछे, सॉल्व तो पूरा करना है भाई। क्या हुआ? LLP मैन्युफैक्चरिंग खोल सकते हैं, सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में LLP किसने मना किया खोलने को? कर सकते हैं। तो वो लोगों के एडिशनल सबको मिलेगा भाई, LLP हो या पार्टनरशिप फर्म में कोई भी हो। समझ में आ गया? पक्का डेप्रिसिएशन निकालना सीख गए ना एकदम अच्छे से? क्रिस्टल क्लियर? ऑल क्लियर या ओनली क्लियर? हेड एंड शोल्डर की तरह तो नहीं हुआ है ना? 99.99। हाँ, वैसा नहीं करना है बेटा, ऑल क्लियर नहीं करना है, फिर वो दिमाग के बाहर चला जाएगा। चले? अब देखिए, हमने SLM पढ़ लिया, WDV पढ़ा, एडिशनल पढ़ लिया, टर्मिनल पढ़ लिया। क्या बच गया? अनएब्जॉर्ब्ड। क्या बच गया? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है? और आज बेटा हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फुल एंड फाइनल। ठीक है? उसके बाद जाते जाते लेक्चर के एंड तक एक दुख देता हुआ जाऊंगा। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ मर्जर अमलगमेशन। अगर कंपनी का क्या होता है बेटा, मर्जर होता है या अमलगमेशन होता है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। पहले हम सीखते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर सीखेंगे डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। ठीक है? रफ करूं? चलिए, हेडिंग बना दीजिए, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्री सेक्शन 32। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्री। ठीक है? क्या है बेटा ये अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? समझना क्या है ये अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, समझते हैं। पहले बताओ, एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड? नालायक इंग्लिश। एब्जॉर्ब कर ले मतलब समाज लेना, शामिल कर लेना। अनअब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है? नहीं कर पाया। अनअब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है? नहीं कर पाया। अब बताओ, डेप्रिसिएशन किसके साथ एब्जॉर्ब होता है? डेप्रिसिएशन किसके साथ एब्जॉर्ब होता है? डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो डेप्रिसिएशन तो किसके साथ एब्जॉर्ब करवाएगा? प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट कम है तो डेप्री एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं ना। लॉ मेकर क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन की वजह से कभी लॉस मत होने देना, यानी डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं हो सकता। समझना बहुत ही डिटेल में। मान ले बेटा अपने पास 21-22 का प्रॉफिट आया बिजनेस का, कितना? 200 करोड़। कितना? 200 करोड़। ठीक है? और हमारे पास डेप्री है, तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे प्रॉफिट में से। डेप्री बेटा ज्यादा नहीं है, 400 करोड़। डेप्रिसिएशन कितना है? 400 करोड़। अब ये लॉजिक में मत जाना कि सर ऐसा कैसे है, बस है एग्जांपल बेटा समझा रहा हूं। ठीक है? पॉसिबिलिटी है, एसेट ज्यादा कॉस्ट का होगा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया।
समझ में आ रहा? तो देखो 200 करोड़ का मेरा क्या है बेटा? प्रॉफिट। और डेप्री कितना है? क्या ऑब्जॉर्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब 200 करोड़ का जो मेरा डेप्री रह गया, इसको मैं क्या दिखा दूंगा? लॉस। डिपार्टमेंट ने बोला ना बेटा ना, ऐसा मत कर, इसको लॉस मत बोल। क्या बोलेगा इसको? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मतलब इस डेप्रिसिएशन को अगले साल तो एब्जॉर्ब करवा लियो, अगले साल एब्जॉर्ब करवा लेना, अगले साल की प्रॉफिट में से। क्यों? डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। याद करो, हमने सदियों पहले एक डिविडेंड नाम का चैप्टर पढ़ा था, कंपनी लॉ में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना उससे पहले लॉसेस और डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ ले लेना। ठीक है? अब इमेजिन करो, अगर तू इस डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो डिविडेंड भी क्या देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, शेयर होल्डर के साथ धोखा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा नहीं हो रहा? अब आपको नहीं लग रहा कि ये विंडो ड्रेसिंग हो रहा है, लेकिन विंडो ड्रेसिंग हो रहा है। तुम अपनी कंपनी का वजूद ज्यादा दिखा रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखा रहे हो, ताकि लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। चीटिंग हो रहा है नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई डाउट? चलिए, तो मेरे पास देखो 21-22 में 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 400 करोड़ का क्या है बेटा? डेप्री, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। अब मैं क्या करूंगा? 22-23 के प्रॉफिट के साथ, 22-23 में मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ 600 करोड़ का, ठीक है? और उस साल का मेरा डेप्रिसिएशन बेटा, करंट ईयर का डेप्री, करंट ईयर का डेप्री मेरे पास 200 करोड़ है। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 400 करोड़। अब मैं लास्ट ईयर का डेप्री क्या कर लूं? सेट ऑफ कर लूं। लास्ट ईयर का डेप्री क्या कर लूं बेटा? सेट ऑफ। कितना? 200 करोड़। तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा? 200 करोड़। इसके ऊपर क्या दे दूं मैं? टैक्स। कुछ बातें समझ में आ रही? ठीक है। अब इसे पूछ रहा है अमित सर ऐसा कब तक कर सकते हैं? बोला जब तक तेरी मर्जी हो। मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो पीरियड है वो सेट ऑफ का अनलिमिटेड है। याद करो, हमने सेट ऑफ वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें जो मैंने कॉलम में लिखवाया था अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड। याद आ रहा है कुछ? बचपन में हमने कुछ तो पढ़ा था, याद आ रहा? बचपन की बातें याद आ रही? आज से 10 क्लास पहले, 15 क्लास पहले हमने पढ़ा था कि सर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का जो सेट ऑफ होता है वो अनलिमिटेड पीरियड तक होता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। कोई डाउट? पक्का क्लियर हो गया सबको? खत्म हो गया बेटा क्या? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। याद रहेगा? सिंपल है ना, इसमें ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। चले आगे। चलिए अब बात करते हैं बेटा डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ मर्जर अमलगमेशन। डेप्री, ये बहुत ही ध्यान से समझना, और इसको समझते समझते आप पक्का 100% एग्जॉस्ट हो गए ही होगे। डेप्री इन केस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। डेप्री इन केस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। ठीक है, आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका नाम अमलगमेशन एंड मर्जर क्यों नहीं है? ढूंढ के लाना, नेट ढूंढो, गूगल बाबा सर्च करो, जिधर सर्च करना है करो। इसका नाम अमलगमेशन मर्जर क्यों नहीं है? इसका नाम मर्जर एंड अमलगमेशन क्यों है? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन? ढूंढ के लाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर अमलगमेशन एंड इसका नाम अमलगमेशन मर्जर क्यों नहीं है? ठीक है, किधर भी ढूंढो बेटा, गूगल सर्च मार, जिधर मारना है मार। ठीक है, अपने रिलेटिव से पूछो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड से पूछो, जिससे पूछना है पूछ लो, बट ढूंढ के जरूर लाना। मैं जब पढ़ाता हूँ ना सीएस फाइनल में मर्जर अमलगमेशन है, सीएमए फाइनल में जब लॉ है ना उसमें बेटा मर्जर अमलगमेशन है। अब जनरली लोग क्या बोलते हैं? मर्जर का मतलब दो कंपनी एक साथ मिलके, और अमलगमेशन का मतलब? वेरी गुड, तो टेक ओवर का मतलब? अच्छा मुझे बताओ, पार्टनरशिप फॉर्म में अमलगमेशन पढ़ते हैं? अमलगमेशन और पार्टनरशिप पढ़ते हैं? वहां पे क्यों नहीं टीचर तुझे मर्जर सिखाता है? और क्यों नहीं पूछा टीचर से सर मर्जर क्यों नहीं है, अमलगमेशन क्यों? नहीं, कोई भी टीचर अमलगमेशन और पार्टनरशिप बोलेगा, ये नहीं बोलेगा मर्जर और पार्टनरशिप। कहीं पूछा कि सर मर्जर क्यों नहीं? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर?
मैं बेटा जब CS फाइनल वाले बच्चों को या CMA वाले फाइनल वाले बच्चों को लॉ पढ़ाता हूँ या CA फाइनल वाले बच्चों को, तो मर्जर अमलगमेशन हमारे लाइफ से समझाता हूँ। बेटा शादी होती है, फिर डाइवोर्स भी होता है, तो आपने एक कंसेप्ट सुना होगा डिमर्जर। आपने कंसेप्ट क्या सुना होगा? डिमर्जर। तो बेटा अमलगमेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ लव। अमलगमेशन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन ऑफ लव। मर्जर का मतलब क्या है? मैरिज, ठीक है। और डिमर्जर का मतलब क्या है? डाइवोर्स। करेक्ट है। यहां पे भी हम कंपनी की शादी करवा रहे हैं पूरी विधि विधान के साथ। सेक्शन नंबर 230 से लेके 240 तक का प्रोविजन जो है ना बेटा मर्जर अमलगमेशन को डील करता है, बट नॉट सारे। 230, 231 और 232 यही डील करता है बेटा मर्जर अमलगमेशन को। जो 235 है वो अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर है, ठीक है। जनरली ये 3 सेक्शन मर्जर के हैं। मतलब जिस तरीके से शादी होती है ना विधि विधान के साथ, पंडित होता है, यहां पे भी पंडित होता है NCLT, ठीक है। फेरे वही लगवा रहा होता है, ठीक है। 2 कंपनी का। अब देखो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलूं, अमलगमेशन का मतलब क्या है? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के एसेट में इंटरेस्ट है, उसको कंपनी से मतलब नहीं है, किस में इंटरेस्ट है? एसेट में, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। मर्जर जब एक कंपनी को दूसरे कंपनी में इंटरेस्ट है, एसेट में नहीं। अब एक बात बताओ, कंपनी में इंटरेस्ट होगा तो एसेट अपने आप पूल होगा, एसेट अपने आप पूल होगा। तो आपको अकाउंट्स में सिखाया जाता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ के चोचले छोड़ो, जो अमलगमेशन है वही मर्जर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? कंपनी लॉ के चोचले छोड़ो, जो अमलगमेशन है वही क्या है? मर्जर है। अब डिमर्जर क्या होता है? भाई अमलगमेशन क्यों हुआ? 2 कंपनी अपना अपना एक ऑब्जेक्ट लेके आई थी, ऑब्जेक्ट पूरा हुआ तो साथ रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल शादी हुई, ऑब्जेक्ट था, पर्पस था, नहीं जम रहा, छोड़ दो। और अमलगमेशन एंड मर्जर करने से पहले बेटा कॉम्प्रोमाइज होता है। एक फॉर एग्जांपल जनरली बेटा मैरिज में कॉम्प्रोमाइज कौन करती है? लड़की। क्यों? अपनी फैमिली को छोड़ के कहां जा रही है? दूसरे की फैमिली में कॉम्प्रोमाइज करेगी, सेटल होने की कोशिश करेगी। हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से बैक टू द पवेलियन। हुआ तो ठीक है, नहीं तो बेटा बैक टू द पवेलियन जाना ही है, डाइवोर्स ले लो। अब बेटा इस चक्कर में हम क्या करते हैं? डाइवोर्स देने के चक्कर में डाइवोर्स ना देके हम मर्डर कर देते। क्यों भाई? पवेलियन है ना तेरे पास, क्रिकेटर आउट हो गया तो पवेलियन ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी भाई तूने क्यों मुझे आउट किया, मैं गोली मार दूंगा तुझे अभी, ऐसा थोड़ी होगा भाई। नहीं जम रहा तो सीधा कहां चले जाओ? वापस जाओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम क्यों बेटा मतलब मर्डर तक पहुंच जाते हैं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसे ही बेटा होता है। अमलगमेशन क्या है? अट्रैक्शन ऑफ लव। मर्जर क्या है? मैरिज तक बात पहुंच गई। और डिमर्जर क्या है बेटा? अब डाइवोर्स होगा। आ रही है बातें समझ में? क्या बोल रहे हो? चलो ध्यान से बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे पढ़ाने में पता क्या लगता है? मर्जर अमलगमेशन एंड टेक ओवर। और एक और टॉपिक है पब्लिक इशू। कंपनी पब्लिक इशू कैसे लेके आती, दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। मजा आता है, माहौल बना रहता है। कृष्णा सर कभी मर्जर अमलगमेशन पढ़ाएंगे ना, तो फिर देखना बेटा उनका रवैया बहुत ही अलग है। वो तो ना वो पूरा एकदम अलग ही है। कृष्णा सर का मर्जर अमलगमेशन पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना, लाइफ में कोई बच्चा कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। उनका एक डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो गया था वो आएगा, ऐसे ही कुछ तो डायलॉग बोलते हैं वो। ऐसा डायलॉग है बेटा लाइफ में तो कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में याद नहीं, मैं तो उनका बस बाहर खड़े होकर सुना था ना, कोई लेक्चर में थोड़ी बैठा था। वो तो बच्चे कभी कभी बोलते थे सर मर्जर अमलगमेशन ऐसे पढ़ाते हैं सर। आजा बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ मर्जर अमलगमेशन। पूरा एक एग्जांपल समझते हैं, मैं थ्योरी कुछ भी नहीं लिख रहा, उसी एग्जांपल में अपन का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 कंपनी लेते हैं, मान लो बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड। कंपनी कौन सी है बेटा? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का ओपनिंग WDV, ए लिमिटेड का ओपनिंग WDV है बेटा 10 लाख, ठीक है। और ए लिमिटेड ने एक असेट परचेज किया है बेटा, ए लिमिटेड ने एक असेट परचेज किया है, असेट का नाम है F 2 लाख में, ठीक है। डेट वेट कुछ नहीं दे रहा, मुझे बताओ कॉस्ट कितने का हो गया? 12 लाख का, करेक्ट है। ध्यान से, इस ए लिमिटेड कंपनी का बेटा मर्जर हो रहा है, मर्जर हो रहा है। कब हो रहा है मर्जर?
31 अगस्त 2021 को 31 अगस्त 2021 को इसका क्या हो रहा है बेटा, मर्ज हो रहा है। किसके साथ मर्जर हो रहा है, छोटी लिमिटेड के साथ। किसके साथ हो रहा है बेटा, छोटी लिमिटेड के साथ मर्जर हो रहा है। अब छोटी लिमिटेड का देखो ओपनिंग WDV कितना है, छोटी लिमिटेड का ओपनिंग WDV है बेटा 15 लाख, कितना है 15 लाख। और छोटी ने भी एक एसेट परचेज किया था, परचेज का नाम है जी, ठीक है। इस एसेट का कॉस्ट है बेटा 6 लाख। तो मुझे बताओ छोटी के पास टोटल कितना है, 21 लाख, करेक्ट है। अब ध्यान से बेटा, अब इमेजिन करो, पूरा इमेजिन करो, ये कंपनी इसके साथ जा रही है, मतलब इसका वजूद खत्म, अब ये इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, एक बात बताओ, कब मर्ज हो रही है, 31 अगस्त को ना, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 21-22, इसका मतलब क्या है, 21-22 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसका डेप्रिसिएशन कौन लेके जाएगा, ए, और बाकी का छोटी। आ रही है बातें समझ में या नहीं, पक्का। तो चलो 12 लाख है, हम मान लेते हैं हमारा सेल कुछ भी नहीं हो रहा, सेल हमारा कुछ भी नहीं है, तो नील। तो मुझे बताओ क्लोजिंग कितना आ गया, 12 लाख। क्लोजिंग कितना आ गया बेटा, 12 लाख, करेक्ट है। अब मान लेते हैं जो एसेट का ब्लॉक है बेटा वो 10% वाला है, कितना है 10% वाला। तो सीधा सीधा 12 लाख का 10% कितना, 1,20,000। वो बातें समझ में आ रही, चलो हाँ वो क्या ना, पूरे साल का ले रहे हैं ना, 1,20,000 पूरे साल का निकाल लिया, लेकिन क्या पूरा मिलेगा, नहीं सर, अब मंथ निकालेंगे, किसका, ए लिमिटेड को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। चलिए तो पहले बात करते हैं हम डेप्री। डेप्री का हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपोर्शन, ठीक है। चलिए 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय ए के लिए कितने महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5/12, ठीक है। और फिर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, बताना जरा 5/12 कितना आएगा, 50,000 ना, 50 ना, और इधर 70, बताओ 50,000 किसको मिलेगा और 70 किसको मिलेगा। तो बाबू समझ में आया, पक्का क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक। चलो अब मुझे बताओ, एक कंपनी मर्ज हो गई किसके साथ, छोटी के साथ मर्ज हो गई। अब क्या होगा बेटा, याद करो, आपने अगर ग्रेजुएशन में मर्जर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा वहां पे पीसी नाम का एक कंसेप्ट होता है, परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन होता है ना, किसने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है, पीछे पीछे, पक्का। तो मुंडी क्यों हिलाया, आता है ना, बस ध्यान से। अब ध्यान से बेटा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। सुनना, अब जो बोल रहा हूं बहुत टेक्निकल बात, जिस कंपनी को तुम परचेज कर रहे हो, किसको परचेज कर रहे हो, ए को, ए मर्ज हो रही है, ठीक है, जिसके साथ मर्ज हो रही है, जिसके साथ मर्ज हो रही है, अगर वो इंडियन कंपनी है, कौन सी है, तो पीसी होगा क्लोजिंग WDV ऑफ अमलगमेटिंग या मर्जिंग। इसको क्या बोलेंगे, मर्जिंग, और इसको क्या बोलेंगे, मर्ज्ड, यही बोलेंगे ना। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर मर्ज्ड कंपनी इंडियन है, कौन सी है, इंडियन है, तो पीसी कितना होगा, मर्जिंग का क्लोजिंग WDV, मर्जिंग का क्लोजिंग कितना है बेटा, क्लोजिंग 12 लाख। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे समझा। तो अब मुझे बताओ इसका क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 32 लाख। श्री समझ में आ रहा आपको, सॉरी 33 लाख, करेक्ट है, 33 लाख। यहां तक क्लियर, कोई डाउट। अब एक बात बता बेटा, अब ये अपना डाटा बनाएगा, 33 लाख में से मुझे बता 12 लाख किधर से आया है, 12 लाख तो ए ए से आया है, आया है नहीं आया है, और 21 लाख इसके अपने खुद का है, करेक्ट है।
अब मुझे बता 12 लाख पे ए ने कितना दिया, 12 लाख पे ए ने कितना डेप्रिसिएशन दिया, 70,000। बी ने दिया अरे अरे छोटी को कितना मिला, छोटी को 70 मिला, ए का 50 है ना, अपन किसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, छोटी तो 70 मिला इसको। हाँ अच्छा इसके ऊपर कितना 10%, यस यानी 2,10,000। तो छोटी का टोटल डेप्रिसिएशन कितना, 2,80,000। अब मुझे बता इसका कोई ओपनिंग होगा क्या, नहीं कंपनी नहीं बची तो क्या है का ओपनिंग, कोई ओपनिंग नहीं होगा, लेकिन उसका होगा ओपनिंग। तो इसका ओपनिंग WDV कितना आएगा, 33 लाख में से कितना माइनस कर देगा, 2,80,000 कितना आएगा, 31,20,000। 31 ना, नहीं 30,20,000। समझ में आ गया, बस इतना चिंदी सा कंसेप्ट था। So what about additional depreciation? Purchase by F. इग्नोर किया बेटा मैंने वो, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट मैंने इग्नोर किया है, सिर्फ मैंने मर्जर अमलगमेशन का कंसेप्ट समझाने के लिए बताया। कंसेप्ट में याद क्या रखना है, अगर मर्ज्ड कंपनी इंडियन कंपनी है तो क्लोजिंग WDV कौन सा लेना है, सॉरी पीसी कितना होगा, क्लोजिंग WDV ऑफ मर्जिंग कंपनी या अमलगमेटिंग कंपनी। क्या बोल रहे हो, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन समझ में आया या नहीं, नहीं। इसी के साथ बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक डेप्रिसिएशन खत्म, बहुत ही छोटा। और इसका सवाल 100% कंफर्म है बेटा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट एग्जाम में आता ही है एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और छोटा सा कंसेप्ट बेटा लेते हैं। और वो कंसेप्ट मुझे लगता है लिखते ही तुम लोग बता दोगे उसका आंसर क्या होगा। उम्मीद पे ही दुनिया बेटा कायम है। आप भी वही रखोगे। भारत की सुपर पावर बनी। एक दिन जरूर आएगा। चले आगे, चलिए अभी जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम क्या है, पहले ये समझ में आ गया ना, मर्जर अमलगमेशन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। अभी जो कंसेप्ट है पहले उसका नाम लिखो, एसेट पार्टली यूज इन बिजनेस एंड पार्टली अदर। लिखो एसेट पार्टली यूज इन बिजनेस, सेक्शन है बेटा 38 सबसेक्शन 2। एसेट पार्टली यूज्ड इन बिजनेस एंड पार्टली इन अदर्स। ठीक है, अब आप मुझे बता बेटा, एसेट का पार्टली यूज अगर बिजनेस में हुआ, पार्टली अदर हुआ है, तो डेप्री भी कितना मिलना चाहिए, पार्टली का। जो बिजनेस वाला होगा उसका मिलेगा और जो अदर वाला होगा तो नहीं मिलेगा। तो सिंपल डेप्री कभी क्या कर देंगे बेटा, दो पार्ट, बिजनेस और नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस का नॉट अलाउड और बिजनेस का अलाउड। सिंपल ना, बस यही था। क्लियर है, बस यही था।
इसलिए तो बेटा उम्मीद ज़्यादा लगा रखी थी। इतने में भी नहीं करता तो बात ही बताइए। समझ में आ गया भाई? पार्टली यूज इन बिजनेस, हाँ पार्टली यूज इन बिजनेस एंड पार्टली अदर, तो बिजनेस का मिलेगा और नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा। सर ये बात तो आपने सेक्शन नंबर 30 में भी बताई थी, लेकिन वो डेप्री नहीं था ना, वो क्या था? रेंट रेट एंड टैक्सेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्या आ रही है? नींद? मैं बोला हेडिंग ही डाल देना। हेडिंग के बाद नालायक पढ़ते भी तो हैं या फिर हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं? बेइज्जती हो गया। खुद की कर रही है नालायक या मेरी कर रही है पता नहीं। जो आप समझ लो। आजा बेटा हेडिंग डालो। टैक्सेशन ऑफ ग्रांट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। टैक्सेशन ऑफ ग्रांट और सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। चले चलिए, अब इसमें बेटा सिर्फ लिखना है, थ्योरेटिकल पूरा पार्ट है ये। अगर आपको गवर्नमेंट कोई ग्रांट या सब्सिडी देती है, ग्रांट का मतलब समझते हो, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो मिल रहा है। सब्सिडी मतलब हमने कुछ खरीदा, गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। एक बात मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट आपको कोई ग्रांट और सब्सिडी दे रहा है तो देखा जाए तो आपको बचत है ना? बचत, तो क्या उसको इनकम मानेंगे? टैक्सेशन तो मान लेते। सर आपकी ऊपर की भावनाओं से तो ऐसा लग रहा है उसको इनकम मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर क्या लिखा है? टैक्सेशन ऑफ ग्रांट एंड सब्सिडी, मतलब ऐसा लिखा है तो कुछ तो होगा। चलिए बेटा इस बात को लिखना शुरू करते। लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए एनी सब्सिडी, एनी सब्सिडी, एनी सब्सिडी कॉमा ग्रांट, कॉमा ग्रांट, कॉमा कैश इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव, कॉमा ड्यूटी ड्रॉबैक, कॉमा ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सेट्रा, रिसीव फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और एनी अदर अथॉरिटी shall be, any other authority shall be treated as income, treated as income, treated as income and taxable under the head PGBP, and taxable under the head PGBP. करेक्ट है? तो अगर आपको गवर्नमेंट किसी भी टाइप का क्या दे रहा है बेटा, ग्रांट दे रहा है या सब्सिडी दे रहा है, तो उसको क्या मानेंगे? इनकम, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? टैक्स। ठीक है? कोई फायदा हुआ ग्रांट देके? कोई फायदा हुआ सब्सिडी देके? नहीं, क्योंकि आपने उसको क्या मान लिया? इनकम, और क्या लगा दिया उसके ऊपर? टैक्स। ठीक है? चलिए सेकेंड पॉइंट, इसी से बेटा हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, इसी से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। संबित पात्रा याद आ रहा? क्या बोला था? हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, ऐसे लॉ बना के। पक्का बनेगा 5 ट्रिलियन आराम से। वो नालायक किसी दिन मेरे साथ तो बहस करे। संबित पात्रा, अरे वो बीजेपी के स्पोक पर्सन है कोई, ठीक है? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, कोई सर ना पैर, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी लॉजिक पक्का देंगे। एंड एवरी लॉजिक में एक इंसान पक्का होगा। उससे कभी भी कोई सवाल पूछो, एक इंसान पूछेगा राहुल गांधी से पूछ के आओ, वो बता देगा तो हम भी बता देंगे। हर एक सवाल का उनका आंसर है कि आप कुछ भी उनसे पूछ लो, पहला आंसर यही होगा, राहुल गांधी से पूछ के आओ, अगर वो बता देगा तो मैं ही बता दूंगा।
उससे एक बार पूछा था किसी डिबेट में एक पर्सन ने 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो पहला आंसर यही दिया, राहुल गांधी अगर बता देगा कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं तो हम भी आपको बता देंगे 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। सोचो, इमेजिन। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, इफ सब्सिडी रिसीव फ्रॉम, सॉरी, इफ सब्सिडी रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, if subsidy receive for acquisition of asset, then it shall be deducted from cost of asset. It shall be deducted from cost of asset. इनडायरेक्टली बताओ, टैक्स लगा? इनडायरेक्टली टैक्स लगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने सब्सिडी दिया तो कॉस्ट ऑफ एसेट को कम कर दिया, अब जब कॉस्ट ऑफ एसेट कम हो गया तो डेप्रिसिएशन भी कम मिलेगा। इनडायरेक्टली मेरी प्रॉफिट के ऊपर क्या लग गया? टैक्स। करेक्ट है? चलिए थर्ड पॉइंट, एनी अदर सब्सिडी कॉमा वेवर ऑफ लोन। वेवर का मतलब होता है छोड़ना, रिलैक्सेशन लिख लो आप लोग। वेवर, WAIVER, वेवर ऑफ लोन, कॉमा गवर्नमेंट ग्रांट will be taxable under the head PGBP, will be taxable under the head PGBP, under the head PGBP। ठीक है, नेक्स्ट, एनी सब्सिडी कॉमा ग्रांट received from trust, or institution established by central or state government, central or state government as a corpus fund, shall not be treated as income, अब सौरभ पूछ रहा अमित सर सारी बातें समझ में आई लेकिन ये नहीं समझा कॉर्पस फंड क्या होता है। कॉर्पस फंड का मतलब होता है ये पैसा किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलता है, ठीक है, उसी पर्पस में इस्तेमाल करना, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस फंड। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? अगर तुझे ग्रांट या सब्सिडी मिला एज ए कॉर्पस फंड, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इनकम, करेक्ट है? ठीक है, लिखो, above provision will not be applicable on LPG सब्सिडी, ठीक है। अब ध्यान से, एलपीजी सब्सिडी समझते हो? गैस सिलेंडर लेते हैं बाटला, उसके ऊपर क्या मिलता है? सब्सिडी। आज के दिन आता है? आता है नहीं। अब पता है, गवर्नमेंट से अगर पूछोगे ना कि सर सिलेंडर आज के दिन 800-1000 रुपए की आती है, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं आता, आज के दिन नहीं आता है। अब गवर्नमेंट से पूछोगे तो पता क्या बोलते हैं? सर अपन ने आप ही का सब्सिडी निकाला, आपको जो सब्सिडी देते थे उसके हमने निकाला और उसी का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? गांव में लोगों को क्या दे रहे हैं? गैस। क्या दे रहे हैं? गैस। परसों का न्यूज़ आया था, ठीक है, यूपी का। उस न्यूज़ में दिखाया गया कि लोग जो है ना बीजेपी के जो पोस्टर लगाते हैं ना, उसमें लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स के पोस्टर लगते हैं लकड़ी का इस्तेमाल होता है ना। तो सारे लोग जिनको यूपी में ठंड वगैरह लग रही है, जिनके पास गैस चूल्हा वगैरह नहीं है,
वो लोग वो पोस्टर निकाल रहे थे, अब पोस्टर सब लेके घर जा रहे थे। तो मीडिया वालों ने देख लिया, ये क्या कर रहे हो? बोला सर सिलेंडर तो मिला, लेकिन सिलेंडर के अंदर का लिक्विड नहीं मिला, लिक्विड 800 की है, क्या करें हम? अब ये पोस्टर लगा के फायदा भी नहीं है कुछ, चेहरा बहुत देख लिया, हम उतार के ले जा रहे हैं, हम उतार के ले जा रहे हैं। पूछा यूपी के लोगों से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर आपने सिलेंडर दे दिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोमेश ने दहेज में कार तो ले ली और डी, चाबी नहीं बोला, चाबी भी मिला, ठीक है, पेट्रोल कौन डलवाएगा? पेट्रोल कौन डलवाएगा भाई? कार तो ले ली, उसके अंदर का लिक्विड चाहिए ना, तुमने बाटले तो दे दिए, लेकिन बाटले के अंदर की लिक्विड क्या होगी? महंगी हो गई। अब कौन खरीदेगा? गरीब खरीद पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या बोलेगा? भाई जंगल जाऊंगा, 4 लकड़ी ढूंढ के लाऊंगा, आज का खाना तो बन ही जाएगा। आ रही ये बातें समझ में या नहीं? तो लॉ मेकर ने देखो क्या लिखा है, अब प्रोविजन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एलपीजी सब्सिडी और एनी अदर सब्सिडरी, एनी अदर सब्सिडरी। देखो आगे नाम क्या डाला है, जरा नाम देखना क्या डाला है, एनी अदर सब्सिडी विच इज फॉर द, देखो कितना डेंजर वर्ड ढूंढा है, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। अगर कोई भी सब्सिडी इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए दी जाती है तो वो सब्सिडी रहेगी, उसको हम इनकम नहीं मानेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। आ रही है बातें समझ में या नहीं? ठीक है, ये बेटा पता है कौन सा कंसेप्ट है? मॉल में जाते हो, मॉल में अपन आर्टिकल खरीदने के लिए जाते हैं, मॉल में एक कंसेप्ट चल रहा होता है, क्या? कैशबैक। अभी तो बेटा तेरे पॉकेट से पूरा 2100 गया ना, कैशबैक कब मिलेगा? नेक्स्ट परचेज। कैशबैक कब मिलेगा? नेक्स्ट परचेज। उसमें भी कसम है तुझे अपनी अपनी वाले की, क्या? 500 रुपए के खरीदेगा तो ही कैशबैक, अदरवाइज नो कैशबैक। फायदा क्या हुआ मुझे? अब एक बताओ, गरीब इंसान को कैशबैक मिलेगा? उसके बाद औकात ही नहीं है। ध्यान से याद रखना, इंडिया के गरीब क्यों गरीब होते हैं? डिस्काउंट मिलता है अमीरों को, गरीबों को डिस्काउंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का वाउचर खरीदते हो वोडाफोन का टॉक टाइम वाला, कितना मिलता है? 7 रुपये का टॉक टाइम मिलता है। 20 रुपये का आता है, 15 रुपये मिलते हैं। और 100 रुपीज़ का रिचार्ज कराओ तो पूरा 100 फुल टॉक टाइम। 500 रुपये का रिचार्ज कराओ तो पूरा फुल टॉक टाइम। मतलब टैक्स आपने किससे लिया? गरीबों से। अगर हम किसी किराने दुकान पे जाएं, 1 किलो राइस परचेज करें, 40 का 40 होगा। सौरभ जा रहा है अमीर इंसान, पूरा कट्टा ले रहा है 25 किलो का, डिस्काउंट पक्का मिलेगा। समझ में आ रहा है? यही रीजन है बेटा, इंडिया के गरीब और भी गरीब होते हैं और अमीर हो जाते हैं, बिकॉज डिस्काउंट का बेनिफिट सिर्फ किसको मिल रहा है? इंडियन अमीरों को। चलिए ये टॉपिक बेटा खत्म। सब्सिडी वाला पॉइंट समझ में आ गया? यूजलेस। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन taken for acquisition of asset. Treatment of interest on loan taken for acquisition of asset. एक बच्चा था मेरा बेटा CMA फाइनल का, तो वो कृष्णा सर को कॉल करता है, बोलता है सर अमित सर से पढ़ने में मज़ा नहीं आता। क्यों? सर अमित सर जो है ना, खाली जब देखो मोदी मोदी कर रहे होते हैं, बुराई बहुत करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेके आ जाते हैं। मैंने सीधा बोला पढ़ने का दिल करे तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का दिल करे तो मत पढ़ो, जो मुझे गलत लग रहा है वो मुझे गलत है। बोलते सर वो सिर्फ अगेंस्ट ही रहते हैं गवर्नमेंट के, तो अच्छा काम ही क्या किया है जो मैं फेवर में रहूं। क्या हेडिंग क्या बनाया बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। ध्यान से देखना, अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है किस चीज के लिए बेटा? एक्विजिशन ऑफ असेट। तो ध्यान से दो बातें, 2 एरो बना दो। टिल पुट टू यूज, टिल पुट टू यूज, जब तक आप उसको पुट टू यूज नहीं करते हो। आफ्टर पुट टू यूज, टिल पुट टू यूज और आफ्टर पुट टू यूज। टिल पुट टू यूज
एड इनटू द कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड कर देना, ठीक है। आफ्टर पुट टू यूज रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या करोगे, प्रॉफिट में से रिड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट, करेक्ट है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्विजिशन ऑफ एसेट, टिल पुट टू यूज, टिल पुट टू यूज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कॉस्ट में, ठीक है। और आफ्टर पुट टू यूज क्या होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह आप क्या कर लो बेटा, क्लेम कर लो। आ रहा है समझ में? चलिए इसी के साथ हमारा बेटा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म, ठीक। अब अगली क्लास में बेटा हम सीखने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां तक पूरा पढ़ के आना बहुत ही अच्छे से, ठीक है, पक्का? कोई डाउट? हमारा डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक खत्म, कॉस्ट का पूरा टॉपिक खत्म। सब निकल डिवाइस के बायबैक